हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लाइफलाइन। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये काफ़ी मेजर टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, अरेंज द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें लगाना हुआ है। यहाँ पे 4 कंपाउंड आपको दे रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप सबको पता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू, राइट। यहाँ पे जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। ये सारी चीजें जो है मैंने करा रखी है ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर पीवाई की सीरीज के अंदर। ठीक है, और इसका ट्रिक भी बताया हुआ है ना कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 1 हो, 2 हो, 3 है, 4 है और 5 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 1.7 आता है, इसका 2.7 के अराउंड आएगा, राइट। इसका 3.8 है ना, 4.8 है ना, 5.9 है ना, ऐसा करके आपका आता है। ठीक है, क्लियर है। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट था यहाँ पे, और ये था आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये शॉर्टकट था आपका। ठीक है, और आप निकाल भी सकते हो, इस वाले मेथड से आप निकाल भी सकते हो अगर आपको चेकआउट करना है तो, है ना। ये अप्रोक्स इसी के इक्वल आएगा। ठीक है ना, जब भी आप निकालोगे। ठीक है, तो कंपाउंड एक बार देख लेते हैं हमारे पास कंपाउंड क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले कंपाउंड है Fe F6 3 माइनस, राइट। ऐसे ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये ब्रैकेट है, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना पड़ेगा, है ना, आयरन का। ठीक है, आयरन जो है सेंट्रल एटम है यहाँ पे, तो आप निकालिए x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी, प्लस का 3 आ गया ना। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो आयरन है, आयरन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूँ तो वो क्या होती है, आर्गन 3d6 4s2, राइट। क्लियर है ना। 26 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका आ गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद हमें Fe+3 के अंदर चाहिए, राइट, है ना। अब Fe+3 के अंदर आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो लिगेंड है ना, अब वो भी डिपेंड करेगा कि वो पेयरिंग कराएगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम चूंकि पढ़ रहे हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो मैंने बोला था कि मैं आपको कोऑर्डिनेशन में आपको बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड होता है, राइट। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अभी आपको बता दूंगा आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, क्या सीरीज होती है आप सब जानते भी होंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये याद रखिए कि ये जो हेलोजन वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं वे सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वो पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Fe+3 आप लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब करो, 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से गायब करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 3d5 4s0। क्लियर है। अब यहाँ पे पेयरिंग तो होना नहीं है, तो जब ये पेयरिंग नहीं होगा तो ये ऐसे कुछ दिखेगा ना आपको। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखोगे आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 1 2 3 4 5 है ना, एक मैंने और भी ज्यादा बना दिया था। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आप निकालोगे तो ये 5.9 के करीब आ रही है, राइट, क्योंकि यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे दूसरे कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ पे है आपका FeCN6 और यहाँ पे 3 माइनस है। क्लियर है। यहाँ पे भी अगर आप इसका निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आप, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस का 3 आने वाला है। तो आयरन जो है यहाँ पे भी +3 में है और यहाँ पे भी +3 में है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे साइनाइड है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखिए, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा ना तो वो पेयरिंग करवाएगा। ठीक है, पेयरिंग विल अकर। ठीक है, पेयरिंग विल अकर।
अब देखिए पेयरिंग कैसे होगा वो भी थोड़ा समझिएगा। पेयरिंग भी इस प्रकार से हमें करवाना होता है कि अगर मतलब पॉसिबल हो ना कि ऑर्बिटल खाली ना जाए, क्योंकि खाली होता है ना तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि जितनी भी आपकी रिएक्शन होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो वो सारी जो है लगभग वाटर के अंदर हो रही होती है। तो ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी ऑर्बिट जो है खाली ना बचे, है ना, पेयरिंग होने के बाद भी। नहीं तो फिर क्या होता है कि उसमें वाटर जो है ना आके बैठ जाएगा, ठीक है, और फिर जो है पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका खराब कर देगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरीके से, सबको बाहर निकाल निकाल के फेंकने लगेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये वाला आपका केस था 3D5 ही रहा होगा ना यहाँ पे भी केस, ठीक है ना। तो अगर स्टार्टिंग में ये है, ठीक है, तो ये ऐसे तो नहीं रहेगा, पेयरिंग तो जरूर होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आप पहले यहाँ पे पेयरिंग आप कराओ, तो आपको पेयरिंग जो है ऐसे कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो ठे ऑर्बिटल आपको खाली बच रहा है, तो खाली तो खैर होगा नहीं ना, यहाँ पे साइनाइड आके बैठेगा, राइट, है ना। तो खाली नहीं रहने वाला, लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सीख नहीं रहे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो यहाँ पे जो आपकी आने वाली है वो 1.7 के अराउंड आएगी, राइट, क्लियर है, ओके। तो आप सबको बिना सॉल्व किए हुए भी यहाँ पे आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो जो सबसे ज्यादा आने वाला है ना, देखो आप ऐसे आइडिया लगाओ, ये सारे ही क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना। ये सारे आपके क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स की संख्या होती है वो 5 ही होते हैं, 5 ही डब्बे होते हैं ना। तो उसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 5 ही आ सकते हैं। तो जो मैक्सिमम आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 5.9 ही आ सकती है, उससे ज्यादा आपकी नहीं आ सकती मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ये 4 ऑर्बिटल तो है नहीं कि 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, वहां पे ज्यादा हो गया। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सबसे जो ज्यादा आएगा वो आपका ये F6 का ही आएगा, 1 का ही आएगा। तो आप यहाँ पे आपको पूरा निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा 1 का होना चाहिए। यहाँ पे तो सबसे कम दे रखा है, काट दो। यहाँ पे भी कम दे रखा है, काट दो। यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है, देख रहे हो आप, सेकंड वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा है। तो आप ऐसे ही टिक आउट कर सकते हो, ठीक है, आपको इतना ज्यादा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप कंसेप्ट आप सीख रहे हो तो आप सीख ही लो, है ना। अब MnCl6 3- का भी मैं आपको एक बारी बता देता हूँ, ठीक है, और MnCCl6-3 का भी आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। बाकी आपको पता है ना, आप 1 मिनट से भी कम में आप आंसर कर सकते हो उसका, ठीक है। एक बार आप ऑप्शन नंबर 3 देखो आप, हमारे पास था MnCl6 3- था, क्लियर है। अब यहाँ पे फिर से वही बात है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी है। तो x-3 इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +3, राइट। तो यहाँ पे पहले Mn की आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। तो आप Mn का आप जानते हो ना क्या होता है, आर्गन 3d5 4s2, है ना, यही होता है, 25 होता है ना, क्लियर है। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले जो है आपको अटामिक जो भी अटामिक नंबर है डी ब्लॉक के, वो कम से कम आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, कम से कम 3D का याद होना चाहिए, क्योंकि 3D के आधार पे जो है हम 4D और 5D का भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो 3D का कम से कम आप याद रखें 21 से लेकर 30 तक कि किसके कौन कौन से अटामिक नंबर होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं याद रखोगे तो बड़ी दिक्कत होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे +3 की बात हो रही है, तो Mn+3 की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो क्या आ जाएगा आपका 3d4 आ जाएगा ना। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आप गायब कर देना, ठीक है, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3d4 हो गया होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे जो Cl है ना, Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, राइट, Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो नो पेयरिंग, ठीक है, पेयरिंग जो है नहीं होगा यहाँ पे। अभी मैं आपको लिखाऊंगा भी, ठीक है, अभी इसके और भी क्वेश्चन आएंगे ना बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो अभी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे पेयरिंग तो नहीं होने वाला है, तो फिर आप ऐसे ही लिख दो नॉर्मल तरीके से 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे आपका आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है ना। तो ये आपका आ चुका है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हाई स्पिन की बात करी गई। देखो हाई स्पिन लो स्पिन का थोड़ा सा मैं आपको मतलब समझाता हूँ। देखो हाई स्पिन का ये मतलब है, ठीक है, देखो लो स्पिन और हाई स्पिन। देखो हाई स्पिन का ये मतलब होता है ना कि
मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें रखना है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपको यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे पेयर्ड नहीं भी हो सकते, सॉरी अनपेयर्ड नहीं भी हो सकते आपके, क्लियर है ना। मिनिमम आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखना होता है। और हाई स्पिन लो स्पिन कम्प्लेक्स भी जो है मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा, जब आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको सिखाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि हाई स्पिन और लो स्पिन क्या है। हाई स्पिन का फिलहाल में मतलब ये है कि अब टी टू जी का टर्म आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी आप यहाँ पे होल्ड पे थोड़ा सा रखिएगा। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको रखना है, बस आप ये समझिए, ठीक है, हाई स्पिन के अंदर। तो यहाँ पे भी अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप निकालोगे तो 4.8 के अराउंड आने वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये कमी हो गया पहले वाले से, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला आप देख लो, लास्ट वाला जो था आपका यहाँ पे एमएन था, ठीक है। और यहाँ पे केवल लिगेंड चेन था, यहाँ पे साइनाइड था, यहाँ पे 3 ही है। तो अगेन पूरी कहानी वही है, यहाँ पे भी एमएन क्या है +3 के अंदर है, क्लियर है ना, क्योंकि साइनाइड के ऊपर जो चार्ज है वो -1 का रहा होता है। तो पूरा कहानी ही वही है, बस अंतर। ओके, साइनाइड, तो यहाँ पे साइनाइड आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पेयरिंग करवाओगे, ठीक है ना। तो ये किसका केस था, Mn+3 का। Mn+3 इज अगेन अ D4, अगेन D4 सिस्टम ना, तो ये ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपका ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, पेयरिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप सबके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ये वाला पेयरिंग क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो पता है अगर मैं इसको पेयरिंग करा दूंगा ना तो एक डब्बा खाली हो जाएगा। देखो एक डब्बा खाली होने का क्या मतलब है, थोड़ा सा वो आप समझिएगा। जैसे मतलब ना ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो साइनाइड है यहाँ पे, वो साइनाइड तो यहाँ से आके बैठेगा, तो यहाँ पे एक डब्बा यहाँ पे खाली हो रहा है ना। तो मैंने फिर आपको वही बताया ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जब भी आप पढ़ोगे तो यहाँ पे खाली ऑर्बिटल नहीं रखना होता है मैक्सिमम केस में, ठीक है। नहीं तो वो फिर जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका बनेगा ना वो आपका अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। पेयरिंग आप कराओ, लेकिन पेयरिंग इतना भी आपको नहीं कराना है कि ऑर्बिटल ही खाली हो जाए, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद भी ऑर्बिटल आपका खाली बच जाए, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। ये वाली पेयरिंग अलाउड है, ठीक है। तो अगेन आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये देखो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए आ रहे हैं, तो 2 की वजह से आपकी 2.88 के अराउंड आएगी आपकी, ठीक है। तो ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर है ना। तो इतना आपको लंबा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप 1 मिनट से भी कम टाइम में जो आप टिक मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए आप। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड फॉर द PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बस ये आपसे पूछा गया है कि PCl5 है आपके पास, ठीक है। क्या है आपके पास, PCl5 है, ठीक है। PCl5 के बारे में यहाँ पे चर्चा करी गई है, ठीक है। तो इसके विषय में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपको बस वो पहचानना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करी गई है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में बात करी गई है। तो केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको बखूबी बताया हुआ है कि यहाँ पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है आप ऐसे करके निकालते थे ना, ऐसे करके आप निकालते थे। जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, पीवाई की सीरीज वो भी मैंने करा रखा है पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ों को बताया हुआ है कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो विथ इन अ मिनट, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 5 + 5, दिस इज अगेन 5 क्या आपका इंडिकेट कर रहा है sp3d, राइट। sp3d आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, टीबीपी ज्योमेट्री, राइट। टीबीपी ज्योमेट्री आपकी कैसी होती है, ऐसी होती है ना, क्लियर है, ऐसी होती है, ठीक है ना, ऐसी करके होती है। तो ये जो आप क्लोरीन देख रहे हो, 3 क्लोरीन, ठीक है। ये आपकी किस में है, इक्वेटोरियल आपकी ये प्लेन है, ठीक है ना। आपकी क्या है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, राइट। अब ये वाले जो क्लोरीन आपको दिख रही हैं ये एक्सियल है आपका, ठीक है, क्लियर है, ओके।
तो बस एक बार हम पढ़ते हैं ना कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलिए पढ़िए आप। इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस आर अज्यूम टू अंडरगो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये तो बिल्कुल सही है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं इनकरेक्ट पहचानना। द जियोमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बिल्कुल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही है, sp3d भी है, ये भी सही है। PCl5 हैज द 2 एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो PCl5 है उसका 2 एक्सियल बॉन्ड है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि वो जो है स्ट्रॉन्गर रहा होगा, स्ट्रॉन्गर देन द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो एक्सियल बॉन्ड होगा यहाँ पे, जो एक्सियल की अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ यहाँ पे, समझिए आप, अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सियल वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटोरियल सबकी ज़्यादा रही होती है। और मैंने आपको ये भी बताई थी कि बॉन्ड लेंथ जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ये सारी चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको समझाई थी, है ना, डिटेल में। तो जब ये बॉन्ड लेंथ आपका ज़्यादा रहा होगा, ठीक है, जिसका, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहा होगा, कम रहा होगा ना। और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर की ही बात हो रही है, तो ये कह रहा है कि जो जो पीशियल एक्सियल का है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहा होगा, ये तो सही नहीं है ना। अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करो तो आपकी जो ज़्यादा आपकी जो मजबूत बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल वाली है एक्सियल वाले से, ठीक है ना, क्योंकि वो छोटा है, तो फिर वहाँ पे बॉन्डिंग भी अच्छे तरीके से हो रही है। क्लियर है ना। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग है, तो रॉन्ग ही हमें पहचानना है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। 3 आप 4 भी पढ़ सकते हो, ठीक है, समझने के लिए कि क्या चीज़ दे रखा है उसके अंदर भी। द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑफ PCl5 लाई इन अ प्लेन, बिल्कुल ये प्लेन के अंदर ही आप सब लोग देख सकते हो, ठीक है। ये कहाँ पे है? आप ये देखो, आप ये प्लेन के अंदर ही है, जस्ट अ सेकंड, ये प्लेन के अंदर ही है, ये नहीं दिख रहा है, ये प्लेन के अंदर ही आप देख रहे हो ना, ये इक्वेटोरियल वाली जो भी आपकी बॉन्ड है वो सारी क्या है, एक इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर होती है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए आप इस पे आ जाते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr64 माइनस है यहाँ पे चार्ज, ओके। अगेन यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया, अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लेते हैं, तो x माइनस सिक्स इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 प्लस 6, x इज इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि ब्रोमीन जो है आपका -1 चार्ज रखता है ना, ठीक है। जितने भी हेलोजन कंपाउंड है आपके -1 चार्ज रखते हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रख रखा है, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। और ये मैंने चार्ज रखा हुआ, ठीक है। तो Mn की अगर मैं बात करूँ तो Mn जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ आपका ऐसे होता है 3d5 4s2, राइट। तो हमें Mn+2 की बात चाहिए ना, Mn+2 में हम क्या करेंगे, बाहर के जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको हमें गायब कर देना है, ठीक है। तो इट विल बी 3d5, राइट। 3d5 हो गया आपके पास, तो यहाँ पे 3d5 हो गया। अब यहाँ पे ना लिगेंड लिगेंड थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि मतलब लिगेंड किस टाइप का है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो देखो ये एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की बात होती है। तो देखो ग्राउंड स्टेट में जैसे मतलब है आप वैसे आप लिख दिया करो, 1 2 3 4 5, है ना। ये 3D हो गया और आपका ये 4s हो गया ना, ये तो खाली है आपका। एक्साइटेड में क्या आप लिखा करो कि एक्साइटेड स्टेट का ये मतलब है कि जब ये लिगेंड जो है आपका आ चुका है यहाँ पे, ठीक। तो अगर ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, क्लियर है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे पेयरिंग तो आपका होगा नहीं, तो ये एक्साइटेड स्टेट में भी आपका क्या रहेगा, आपका अनपेयर्ड ही रहा होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो फिर आप मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे 5 आपके हैं तो 5 से आपका क्या आ जाएगा, 5.91 के अराउंड जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है यहाँ पे, 5.91 वोर मैग्नेट रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे लिखा गया है कि राउंड ऑफ टू द क्लोजेस्ट इंटीजर।
तो क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल ये आंसर सही नहीं होगा। अब इसको राउंड अप करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 6 बोर मैग्नेट्रॉन आपको लेना पड़ेगा आंसर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For the reaction given below, CuCl3 dot XNH3 plus AgNO3 equals, ओके ये रिएक्शन कराई गई है। अब बोला गया है इफ टू इक्विवेलेंट ऑफ AgCl precipitate out then the value of X will be, ओके। अब ये आसानी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझिए आप जरा, ये एक रिएक्शन आपको दे रखी है और ये बताया जा रहा है पहले से ही कि यहाँ पे आपके 2 मोल जो है आपके AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, राइट। तो ये कंडीशन दे रखी है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो है, जैसे आप ये समझिए कि 2 टाइप की आपकी वैलेंसी होती है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, कोई मैं ना कंपाउंड ही आपको यहाँ पे लेके समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ना यही बना देता हूँ, इसी का एग्जैक्ट बनाता हूँ, कुछ भी बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे में करके कुछ बना देता हूँ, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे ना 2 टाइप की आपकी वैलेंसी होती है, क्लियर है। अब कौन कौन सी 2 टाइप की वैलेंसी, एक होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, और एक होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। अब देखिए जो प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, वो आपकी जितनी भी जो भी आयनाइजेबल आपकी आयन होती है उनसे आपकी सेटिस्फाई होती है, राइट। मतलब मैं सिंपल आपको बताऊं कि जितने भी ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो भी आपको आयन दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आपने इसको किसी के साथ रिएक्शन करा, जैसे मान लो आपने AgNO3 के साथ आपने रिएक्शन कराया, तो देखो प्रॉपर्टीज होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कि जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर है वो आपका ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो उसके बाहर है वो आपका ब्रेकआउट हो सकता है आयंस के अंदर, राइट। तो जब भी ये ब्रेकआउट होगा ना, तो ये पूरा एक साथ निकलेगा, ये वाला जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है और ये एक साथ निकलेगा। तो यहाँ से अगर मान लो कि हमारे पास 3Cl अवेलेबल है, ठीक है, तो पता है यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद पता है क्या होगा, ये 3AgCl जो है आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये जो Ag है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और 3AgCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो अब इससे ये मालूम चला कि आपकी जो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी वो कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। मतलब सीधा सिंपल सी बात ये है कि जो भी आपकी आयनाइजेबल आयन होती हैं, ठीक है, आपकी उतनी ही आपकी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी रही होती है। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये है इसके पीछे का कंसेप्ट। अब जैसे थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूँ यहाँ पे। अब सेकेंडरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडरी वैलेंसी जो भी जितना भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है, जो ये आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये क्या है आपका सेंट्रल एटम है और ये आपका क्या है, लिगेंड है, ठीक है। तो लिगेंड, जितने लिगेंड आपके जुड़े होते हैं, ठीक है, वही आपकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे 6 लिगेंड जुड़े हुए, तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो दो मोल आपका AgCl जो है आपका 2 इक्विवेलेंट आपका क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसका ये मतलब है कि ये जो कंपाउंड है कुछ इस टाइप का रहा होगा। कुछ ऐसा आपका कंपाउंड रहा होगा। अच्छा, तो फिर और जो इसके अंदर और आपके लिगेंड आने वाले हैं, फिर उसका नंबर क्या रहा होगा, फिर ये भी एक क्वेश्चन उठने वाला है आपके साथ, राइट। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो जनरली आपके क्या होंगे, जब भी आपका यहाँ पे आप समझिएगा, जब भी जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये वो तो आपका या तो 4 आपका दिखाता है और या तो 6 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका दिखा सकता है, राइट। तो जब भी आप यहाँ पे देखोगे तो 6 ही मैक्सिमम केस में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अमोनिया के साथ तो आपको मैक्सिमम 6 ही दिखाई देगा, ठीक है। वो प्लेटिनम वगैरह के केस में आपको +4 दिखाया जाएगा। तो 6 ही आपको हर टाइम कंसिडर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ देखनी पड़ती है कि जो लिगेंड है वो आपका मोनोडेंटेट है कि बाईडेंटेट है ना, कि पॉलीडेंटेट है, ठीक है। वो एक दूसरी बात हो जाती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को आप समझिए।
तो यहाँ पे एक ही Cl है अभी, तो अभी हमें अगर हमें ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो अमोनिया यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 5। ठीक है, तो जो करेक्ट आपका जो कंपाउंड होगा ये पूरा होगा आपका, ठीक है ना, ये वाला कंपाउंड आपका रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया है कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या रही होगी, समझ में आ रही है वैल्यू बात, ये x की वैल्यू आपकी क्या रही होगी, मतलब आपसे सीधा सवाल ये है कि अमोनिया जो है आपका कितना मोल रहा होगा। तो अमोनिया जो है यहाँ पे आपको 5 मोल रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए ना यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे 5 ही तो आपको दिख रहा है ना, तो x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। क्लियर है, तो ऐसे आप कर सकते हो, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो इसको ना, इसको जैसे ही आप AgNO3 के साथ आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2AgCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2AgCl बाहर जैसे निकलेगा आपका, तो आपका कौन सा कंपाउंड बच जाएगा, ये वाला कंपाउंड आपका बच जाएगा, CO NH3 5Cl, और यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें आपकी जो अमोनिया की जो नंबर है वो कितनी है, 5 है ना, तो यही था बस आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रिएक्शन ऑफ COH2O6+2 with excess ammonia and in presence of oxygen result into a diamagnetic product. Okay, number of electrons present in T2Z orbitals of the product is okay. क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, COH2O6+2 कंपाउंड है हमारे पास, और ये रिएक्शन कर रहा है अमोनिया के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन यहाँ पे कराना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे अमोनिया जो है एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट का ये मतलब है कि जितनी भी आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, मतलब जितना भी आपका अमोनिया निकलना होगा, ठीक है, वो निकल जाएगा मैक्सिमम केस में। ठीक है, मतलब मैक्सिमम केस का ये मतलब है कि जितने लिगेंड आप रिप्लेस करोगे ना, वो सारे लिगेंड का जो रिप्लेसमेंट होगा वो अमोनिया खुद ही कर लेगा। ठीक है ना, एक्सेस का ये मतलब है। तो अब देखो इसका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये कोई कंपाउंड बन रहा है आपका, तो सबसे पहले तो आप समझो कि अब यहाँ पे कोई प्राइमरी वैलेंसी तो आपको दिख नहीं रही। ठीक है, तो अब जो रिएक्शन होगा ना, अब सीधा सीधा आपको ये करना है यहाँ पे कि जो अमोनिया है वो क्या करना है, आपको बस वाटर के साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि लिगेंड तो अब आपका बस यही दिख रहा है, तो बस वाटर की जगह पे जो है आप यहाँ पे अमोनिया आप प्लेस कर देना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कोई भी कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये देखो ये न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है ना, ये जो है आपका न्यूट्रल लिगेंड है, और ये भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। तो जब दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड है तो फिर यहाँ पे कोई भी आपका चेंज कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं चेंज होगा आपका। तो ये आपका कंपाउंड आ गया। ठीक है ना, ये जो है आपका कंपाउंड आ गया। ठीक है, तो देखो ये कंपाउंड तो आ गया आपका, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी है यहाँ पे। तो पता है जब ऑक्सीजन, जब भी यहाँ पे आप डालोगे ना ऑक्सीजन, जैसे ही आपने यहाँ पे ऑक्सीजन डाला, तो ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीजन जो है ना इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके जो है आपका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ही चेंज कर देगा। ठीक है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर देगा ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने का क्या मतलब है, ये सिंपली इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है, वहाँ से तभी तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब ये जो कंपाउंड है फाइनल ये है आपका। ठीक है, तो अब इसके अंदर बताना है ना, यही आपका कंपाउंड जो है ये लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है आपका, ये कह रहा है कि ये डायामैग्नेटिक है, उन्होंने खुद बता रखा है ये कंपाउंड क्या है, डायामैग्नेटिक है। क्लियर है, अब इसके अंदर जो आपको इलेक्ट्रॉन देखना है ना, वो T2G ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन देखना है। तो अब T2G और EG का कंसेप्ट आ गया, तो थोड़ा सा मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको लिखिए आप पहले ये क्या है। ठीक है, देखो देखो कोबाल्ट जो है आपका 27 है, राइट है ना, 27 का क्या मतलब है, 3D7 4s2। क्लियर है, अब यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो +3 स्टेट में, राइट। तो
3d6 रहा होगा ना ये, ठीक। अब 3d6 कैसे रहा होगा ये आप थोड़ा समझिए आप। अब इन्होंने खुद ही बता रखा है कि ये डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक तो फिर यही हो सकता है ना, यही केस ही पॉसिबल, और कोई यहाँ पे केस ही पॉसिबल नहीं है ना। तो पता है अब ये जो ऑर्बिट है ना, आपको सीएफटी के अंदर ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि जब भी लिगेंड अप्रोच करता है ना तो ऑर्बिट की जो एनर्जी है ना वो सडनली इंक्रीज होती है, राइट। जो ऑर्बिट की एनर्जी है वो सडनली इंक्रीज होती है। और क्या होता है कि जैसे जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बना के दिखाई देता हूँ। जैसे ना पहले ना मैं ग्राउंड स्टेट यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, इसकी तो खैर जरूरत नहीं है अभी कोई, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसका कंसेप्ट आपको बता देता हूँ T2GEG का। स्टार्टिंग ग्राउंड स्टेट की अगर आप बात करो ना तो ऐसे रहा होगा 1 2 3 4 5 6, राइट। अब पता है जैसे ही लेगेंड अप्रोच करेगा ना तो इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पहले की एनर्जी आपकी ये है, राइट, अब थोड़ी सी एनर्जी आपकी बढ़ गई, क्लियर है, तो ये थोड़ा ऊपर चला गया, क्लियर है। अब अब पता है ये जो है ये अगेन जो है आपका ब्रेक होगा दो लेवल में, ठीक है, T2G लेवल में, और जस्ट अ मिनट, ये आपका डायमैग्नेटिक है, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका ब्रेक होगा EG लेवल में और यहाँ पे T2G लेवल में, क्लियर है। तो अब ये ध्यान रखना ये आपको कि जो T2G आपका लेवल होता है, ठीक है, उसमें आपके 3 ऑर्बिट आते हैं और जो EG लेवल है उसमें आपके 2 ऑर्बिट आते हैं, राइट। ये आपका T2G लेवल हो गया, ये आपका EG लेवल हो गया, ठीक है। अब T2G लेवल वो वाला लेवल होता है जिसके अंदर आपकी क्या होती है, एनर्जी आपकी कम होती है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो है यहीं पे हो रही होगी, राइट, ठीक है। और ये जो है आपका बेरी सेंटर इसका नाम है, ठीक है, ये लाइन की, ठीक है, आप सबको मालूम होगा, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है, ओके। और ये जो पूरा जो गैप होता है वो डेल्टा डेल्टा नोट से दिखाया था, मतलब है ना। डेल्टा ओ का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को ये दिखा रहा है, ठीक है, कि ये ऑक्टाहेड्रल आपकी स्प्लिटिंग हो रही है। वैसे ही अगर टेट्राहेड्रल में आपकी स्प्लिटिंग होती है तो ये उल्टा हो जाता है, इजी आपका नीचे होता है और आपकी जो आपकी तीनों ऑर्बिट है वो आपकी ऊपर होती है, ठीक है। इसका भी रीजन होता है कि T2G नीचे क्यों है और इजी आपका ऊपर क्यों है, ठीक है। तो कंसेप्ट वाली सीरीज में जो है ना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये भी समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि T2G नीचे क्यों है, इजी ऊपर क्यों है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि T2G के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो T2G तो यही है, तो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 6 आ गई ना यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़िए, आप यहाँ पे इफ सी यू, देखिए ये गड़बड़ दे रखा है, सी यू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपका CuH2O होता है, ठीक है, CuH2O, ठीक है ना, CuH2O आपका क्या होता है, 4 है, राइट, ठीक है ना। कंपाउंड ये है आपका, मिस प्रिंटेड है ये, ठीक है, क्लियर है। जो कंपाउंड है आपका वो ये है CuH2O 4+2 है, क्लियर है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, if CuH2O 4+2 absorb a light of wavelength 600 nanometer for a DD transition, then the value of octahedral crystal field splitting energy for the CuH2O 6+2 will be, okay। अब देखो ये जो है आपकी, अब इस अब इसका जो वेवलेंथ है वो समझिए आप, यहाँ पे जो वेवलेंथ यूज करी जा रही है वो 600 नैनोमीटर की यहाँ पे वेवलेंथ आपको यूज करी जा रही है, क्लियर है। अब पता है अब इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी ना उसको ना हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, राइट। अब ये हमें कैसे मालूम, क्योंकि यहाँ पे 4 ही आपको लिगेंड दिख रहे हैं, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल आपकी स्प्लिटिंग होती है। तो आपको टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की वैल्यू जो है आपको, सबसे पहले तो आपको टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू आपको पहले ये निकालनी पड़ेगी, और उसकी हेल्प लेके जो है हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अब ये कैसे कि हमें ये निकालना है, क्योंकि आप देखो ये वाला कंपाउंड का जो है आपको निकालना है, ठीक है।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 6 लिगेंड आपके जुड़े हुए हैं। 6 लिगेंड जुड़ने का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करी जा रही है यहाँ पे, मतलब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग आपको पहले निकालना पड़ेगा और फिर उसकी हेल्प से जो हमें ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आपको यहाँ पे निकालनी है। क्लियर है? तो कंसेप्ट यहाँ पे ये है, एक फार्मूला यहाँ पे बड़ी छोटा सा फार्मूला ये होता है कि जो डेल्टा टी है वो इक्वल होता है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, राइट? ओके, मतलब जो आपकी क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग होती है आपकी टेट्राहेड्रल की, वो इक्वल टू होती है 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, राइट? क्लियर है? तो अगर हमें टेट्राहेड्रल मालूम चल जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल हम निकाल ही कर सकते हैं, है ना? निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की निकाल सकते हैं 9/4 करके, राइट? तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा। अब ये वाली जो चीज़ है, जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए जो डेल्टा टी है ना, अब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका डी ऑर्बिटल है, ठीक है? तो डी ऑर्बिटल जो है आपका दो लेवल में आपका ब्रेकआउट होगा। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि T2G आपका नीचे होता है, यहाँ पे आपका EG क्या होगा, नीचे होगा, आपका T2G आपका ऊपर रहा होगा, ठीक है? ये T2G है आपका और ये क्या है, EG है, राइट? अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे EG वगैरह नहीं होता है, ठीक है ना? यहाँ पे T लिखते हैं और यहाँ पे सिंपल E लिखते हैं। इसका भी रीजन है, ठीक है? जीरेड और अनजीरेड वाला कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है? अब जीरेड का देखिए, जी लिखने का क्या मतलब होता है ना, जीरेड होता है, ठीक है? जीरेड का ये मतलब होता है कि जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी होती है, ठीक है, वहाँ पे हम जीरेड यूज करते हैं। और आपकी यू लिखने का ये मतलब होता है कि अनजीरेड, ठीक है ना? यू लिखे या फिर ना लिखे, आप समझिए कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो अनजीरेड है, वहाँ पे सी आपका नहीं होता है, ठीक है? सी का मतलब है सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट? अगर मैं ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करूँ तो यहाँ पे सी होता है ना, देख रहे हो आप? कहीं भी आप सेंटर से आप कहीं भी जाओगे, ठीक है? तो अगर आपको एटम दिख रहा है तो उसके, जैसे मान लो अगर आपने लेफ्ट साइड में आप गए तो इधर आपको एटम दिख रहा है, राइट साइड में भी आपको दिखेगा, ऊपर गए तो एटम दिख रहा है, नीचे गए तो वो आपको इधर दिख रहा है, इधर आपको एटम दिख रहा है, इधर आपको एटम दिख रहा है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर आपको कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सी प्रेजेंट है, राइट? तो इस वजह से ऑक्टाहेड्रल में आपकी जी वाली वैल्यू आती है T2G EG लाइक, राइट? ओके, डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है? कभी, अभी नहीं, इसको अभी आप हटा दो। ओके, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें जो है यहाँ पे होंगी और अभी आपका जो गैप है यहाँ पे डेल्टा टी कहलाएगा, ठीक है? डेल्टा वो नहीं कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले हमें ये गैप निकालना, तो ये बेसिकली मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि ये जो डेल्टा टी है वो क्या है एक्चुअल में, वो एनर्जी ही तो है और क्या है। अगर आप यहाँ से इसमें इसमें अगर आप जाते हो, ठीक है, डी डी ट्रांजिशन की बात करी गई है। डी डी ट्रांजिशन क्या है, ये डी ऑर्बिटल है और डी डी ट्रांजिशन का ये मतलब है कि ई से जो है आप इस ई की इलेक्ट्रॉन जो है आपकी टी में जा रही है, ठीक है, या फिर ईजी की इलेक्ट्रॉन जो है आपकी T2G में आपकी जा रही है, राइट? आपकी T2G की ईजी में जा रही है, राइट? तो यही आपका डी डी ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का क्या मतलब है, एक ऑर्बिटल से जाना दूसरे ऑर्बिटल में जाना, राइट? मतलब डी के ही एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाना, राइट? यही आपका डी डी ट्रांजिशन है। तो वहां पे जो भी आपकी ये गैप है वो किसको डिनोट करी, एनर्जी को। और एनर्जी का हमें फॉर्मूला जो है अच्छे से मालूम है, इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, राइट? अब यहाँ पे वेवलेंथ तो यहाँ पे दे ही रखी है, तो हम वेवलेंथ की यहाँ पे हेल्प लेके हम निकाल सकते हैं ना यहाँ पे एनर्जी। तो चलो सबसे पहले हम एनर्जी निकालते हैं, टेट्राहेड्रल की दे रखी है, हम टेट्राहेड्रल के यहाँ पे एनर्जी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो जो टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी हो गई वो एनर्जी के इक्वल हो गई, एच न्यू। एच न्यू जो है आपका एच सी बाई लेमडा होता है, ठीक है? ये तो आप आप जानते ही हो, ठीक है? ऐसे करके होता है 6.63 इंटू 10⁻34, ये जूल सेकंड में होता है, ठीक है? ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट? एंड वेवलेंथ है आपका नैनोमीटर में, ठीक? तो उसको मीटर में भी चेंज करना पड़ता है, तो 600 नैनोमीटर है ना, 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, राइट? है ना? अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? आप सॉल्व करोगे इसको तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.03403 इंटू 10⁻⁻17 जूल आ जाएगा आपका, ठीक है? ये आपकी आ गई टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग आ गई, ठीक है? अब बड़ी आसान सी बात है, अभी मैंने बताया था आपको टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इक्वल टू क्या होगा, 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग।
तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 9/4 इंटू टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। तो बस इसका 9/4 आप कर लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कर ही देता हूँ, इसको ही मैंने सॉल्व कर रखा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.076 के अराउंड आएगी, ठीक है, इंटू 10⁻⁻17 जूल आएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है। ये आपकी किसकी आ गई, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एनर्जी भी जो है आपको ना इसके टर्म में आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है, ये ध्यान रखना आप। जस्ट अ मिनट, देख रहे हो आप, 10⁻⁻21 में आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है, ठीक है। तो 10⁻⁻21 इसको बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे इसको, 10⁻⁻21 हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं ना, -4 से आप क्या करोगे, गुणा कर दो और -4 से आप भाग कर दो, राइट। तो ये आपका क्या बन गया, देखो ये आपका 0.0765 इंटू ये आपका कितना हो गया, 10⁻⁻21 हो गया, राइट। अच्छा 10 ये -4 हो गया। अब ये -4 ये ऊपर जाएगा ना, अब ये ऊपर जाएगा तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड, इनमें इनका मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 766 अराउंड आ जाएगा, ठीक है। आपका मैंने अप्रोक्स करके लिखा हुआ है क्योंकि आपका जो आंसर है हमें नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो 766 आज आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना 7 भी आ रहा था। जस्ट अ मिनट, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आ जाएगा 766 इंटू 10⁻⁻21 जूल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी 766 ना, राइट। तो आंसर विल बी दिस वन 766, राइट। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl डिजॉल्व इन एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ओके। अब यहाँ पे सिंपली आपसे ये बोला जा रहा है कि जो AgCl है वो एक्वस अमोनिया के अंदर जो है बिल्कुल सॉल्युबल हो जाता है। तो सॉल्युबल होने के बाद कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कंपाउंड आपका जो फॉर्म होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये बनता है। जैसे आपका AgCl हो गया, राइट। अब इसको जो है कहा गया है कि एक्सेस ऑफ अमोनिया के अंदर इसको डिजोल्व किया गया, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन आपका जो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो कुछ आपका ऐसे रहा होता है। एजी जो आपका Cl है ना वो बाहर होता है, ठीक है, एज अ प्राइमरी वैलेंसी, राइट, ओके। मतलब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो Ag है ना वो, ठीक है, अभी यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो रिएक्शन करने के बाद ये चूंकि क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, राइट। तो रिएक्शन करने के बाद भी जो है ये आपका +1 में ही रहा होगा। ये आप अगर आप यहाँ पे निकालोगे आप, तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्टेट से +1 चार्ज आएगा। तो ये भी क्या है आपका न्यूट्रल है। इसका इसका ये मतलब है कि ये जो चार्ज आपको यहाँ पे दिख रहा है वो किसकी वजह से चार्ज है, Ag की वजह से चार्ज है, राइट। तो ये आपको कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है आप ढूंढ सकते हो कौन सा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा आपका ये वाला सही है, ठीक है ना। बाकी बाकी सब में जो है किसी में टेट्रा बना रखा है ना, किसी में आपका और अलग अलग कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। आप कह सकते हो ये थोड़ी सी याद करने वाली भी चीज़ें हैं, ठीक है, रिएक्शन वाली, और थोड़ा सा लॉजिक भी है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एन acidify a magnetate a solution undergo disproportionation reaction, the spin only magnetic moment value of the product having manganese in higher oxidation state is, ओके। अब देखिए आपके पास acidify मैग्नेटेट का सोल्यूशन है, ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा तो उसके अंदर मैग्नीज आपकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आती है, ठीक है। तो उसमें से जो मैग्नीज जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसकी हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक मूवमेंट आपकी निकालनी है, ठीक है, स्पिन वाली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है आपको। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि
जिनको रिडॉक्स नहीं पता है ना, तो वो इस क्वेश्चन को जो है नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ा सा आपको रिडॉक्स का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। और रिडॉक्स का भी मैं अभी पीवाईक्यू आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं आपके, पहले मैं वो सोच रहा हूँ कि पहले वो आपको करा दिए जाए, ठीक है। रिडॉक्स का ही मैं आपको लेके आऊंगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर मैं मैग्नेटेट सोल्यूशन की बात करूँ, अगर उसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो कुछ ऐसे आपका होता है, ठीक है। मैग्नेटेट सोल्यूशन आपका क्या है, MnO4 माइनस, राइट, ओके। अब ये एसिडी फाइल लिखा गया, मतलब कहीं ना कहीं H+ से रिएक्शन कराया गया होगा इसका, ठीक है। तो जब जब आपका एसिडिफाई मैग्नेटेट सोल्यूशन अगर आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है, ठीक है, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि एक तो आपका MnO4 माइनस ही बन जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये -2 चार्ज होता है, ठीक है भाई, ये मैग्नेटेट है ना, राइट। क्योंकि अगर मैंने ये लिखा तब तो ये आपका, ये क्या हो गया आपका पर मैग्नेट टाइप का आयन हो गया ना, ये वाला, राइट। और ये साथ में जो है MnO2 भी आपका देता है, राइट, क्लियर है। अब इसका बैलेंस भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो मैं बैलेंस ही कर देता हूँ, ठीक है। वैसे बैलेंस करने की हमें नीड नहीं है, आप बैलेंस वैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बैलेंस करना हो तो आप कर सकते हो बैलेंस। अबे हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हाइड्रोजन को भी आप बैलेंस कर लेना कुछ ऐसे करके 2H2O, ठीक है, ओके, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। वैसे बैलेंसिंग का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो भी मैग्नीज आयन है प्रोडक्ट के अंदर, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी आपकी स्पिन वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे। तो इस वाले मैग्नीज की अगर आप बात करो तो यहाँ पे पहले आप निकालो x प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 - 2 = -1, राइट। तो यहाँ पे जो मैग्नीज आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी आपकी, +7 आ जाएगी ना, राइट। ये वाली जो है आपकी +7 के अंदर है, और ये तो आपको ऐसे ही दिख रही है +4 के अंदर है। ऐसे आप निकाल के आप देख भी सकते हो ऐसे करके, ठीक है, +4 के अंदर है, राइट। तो आपको निकालनी किसकी है, आपको निकालनी जो है इसकी है, ठीक है, ओके। Mn+7 की आपको यहाँ पे निकाल के आपको दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले Mn की जो है हमें क्या लिखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट। तो Mn की अगर हम बात करें तो आर्गन 3d5 4s2 यही होता है, 25 है ना इसका, है ना, यही होगा। अब यहाँ पे Mn+7 की बात करी जा रही है, Mn+7 का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आपको गैप करने, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गैप, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गैप। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन तो फिर यहाँ पे है ही नहीं ना, 3d 0 हो गया और यहाँ पे 4s 0 हो गया। और अगर आप अंदर के इलेक्ट्रॉन की बात करो तो ये तो आपका फुली फिल्ड है। और जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, तो जो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा होता है वो किसकी वजह से आ रहा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, √NN+2। ये जो यहाँ पे n है वो क्या है, आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा कुछ भी, तो कोई भी यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आपका नहीं आएगा। जो आंसर होगा आपका वो 0 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी 0, राइट। तो ऐसे आप ये निकाल सकते हो, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है रिडॉक्स से भी पूछ लिया गया है, ठीक है। रिडॉक्स प्लस आप ये बोल सकते हो कि क्वेश्चन जो है रिडॉक्स प्लस कोऑर्डिनेशन जो है ना, इंटरमिक्स करके ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप तैयार रहें ऐसे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन oxidizes oxalic acid. The spin only magnetic moment of the manganese product formed from the above reaction is. ओके अगेन बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। रिडॉक्स प्लस कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे कंबाइन करके यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया गया है आपको, ठीक है। अगेन आपको रिडॉक्स का थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है। एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करी गई है, ठीक है, क्लियर है। तो पर मैग्नेट पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करी गई तो KMnO4 की बात करी गई ना, राइट, ठीक है। एक मैं आयन ही लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, नहीं तो फिर हमें बैलेंस करना पड़ेगा तो वो काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है।
बैलेंस तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग हम लोग पढ़ेंगे, रिडॉक्स पढ़ेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, इस वजह से मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका कुछ ये वाला होता है, ठीक है, क्लियर है ना? ओके, ऐसे होता है ऑक्जेलिक। अच्छा मैं पूरा बना देता हूँ ऑक्जेलिक एसिड, आपको पूरा आपको बना के मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है, क्लियर है। और हमें एसिडिक कंडीशन यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब जब भी इसका रिएक्शन होगा ना, तो यहाँ पे ना हमें Mn+2 आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। ओके, अभी बहुत सारा यहाँ पे मिलेगा, मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, CO2 H2O सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें केवल इससे मतलब है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये अगर आप अभी मैंने निकाला था ऊपर, ये +7 में, राइट, और ये कहाँ है Mn+2 में, राइट। तो हमें ये बोला गया है कि जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहा है, उसके अंदर आपको स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहाँ पे निकालना है। तो फिर हम निकाल लेंगे ना यहाँ पे। अगर मैं Mn की बात करूँ तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि Mn की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 3d5,4s2। तो यहाँ पे Mn+2 के बारे में बात करी गई है। तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल देना। जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो कन्फिग्रेशन विल बी 3d5, 3d5 4s0, राइट। अब 3d5 4s0 का क्या मतलब है, ये कुछ ऐसे रहा होगा ना, 1 2 3 4 5 है ना, और ये आपका 4s है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अगर आप अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपकी कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 5.8 का अराउंड आ जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रिक से मैं निकाला हूँ, आप ऐसे भी आप निकाल सकते हो, √n n+2 करके, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। हमने बहुत बार ये किया हुआ, तो आप ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ऐसे करके 5 + 2 7, ये √35 की वैल्यू आप निकालोगे तो करीब करीब इतना ही आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन अगर आप लगाओगे तो इतना ही आएगा, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर में जो है आपको आंसर यहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 5.8 के अराउंड आता है, ये 5.8, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6। तो आंसर जो होगा वो आपका 6 आएगा। ये काफ़ी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी लोग जो है यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे चलिए आप, क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए। आप 10 के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ी बहुत आपको कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है। अब देखिए मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन तभी हो सकता है, ठीक है, जब आपकी CFSC आपकी ज़्यादा हो, ठीक है, क्लियर है ये बात। जिस किसी की भी CFSC ज़्यादा होती है ना, CFSC वाली वैल्यू जो ज़्यादा होती है, जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, वो जिसकी ज़्यादा होती है वहाँ पे स्टेबलाइजेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, राइट, क्लियर है। अब सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप CFSC निकाल के देख सकते हो, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि CFSC आपको निकालने की वैसे ज़रूरत है नहीं। CFSC जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। और उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि जो CFSC है आपकी, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको CFSC अगर आपको देखना है 3D का एलिमेंट है, 4D का एलिमेंट है और 5D का एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा CFSC यहाँ पे किसका रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो CFSC रहा होगा ना वो 5D एलिमेंट का रहा होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो CFSC है वो आपका 5D एलिमेंट का रहा होता है। मतलब अगर आप इधर से इधर जाओगे तो आपकी क्या होगा, CFSC आपकी इंक्रीज होगी। अब जैसे ही आपकी CFSC आपकी इंक्रीज होगी, आपकी स्टेबलाइजेशन भी क्या होगी, कंपाउंड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपकी क्या आ जाएगी, आपकी स्टेबलाइजेशन भी आपकी क्या आएगी, इंक्रीज होती रहेगी। अब इसका रीज़न है, ठीक है, इसका भी रीज़न होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आपको कैसे डील करना है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सबसे पहले आप जब भी आपको स्टेबलाइजेशन देखना हो तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा सेंट्रल एटम पे। जिसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी सेंट्रल एटम पे, उसका क्या होगा कि CFSC ज़्यादा होगा, राइट।
अब देखो CFSC ज़्यादा होने का ये मतलब है ना कि जो गैप होता है ना, जो डेल्टा ओ का जो गैप होता है, ठीक है, ये अब मैंने आपको बताई थी ना अभी अभी एक क्लास के अंदर, सॉरी क्वेश्चन के अंदर, कि ये जो आपका डी ऑर्बिटल है वो आपका दो लेवल के अंदर ये ब्रेकआउट होता है। एक आपका T2G होता है, ठीक है, ये आपका इजी लेवल होता है, राइट। तो ये जो गैप है वो आपका क्या है, डेल्टा ओ है, राइट। मतलब ये जो गैप है ना वो आपकी क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है, राइट, ठीक है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप आपकी इन्हीं सब चीज़ पे डिपेंड करती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा होगा सेंट्रल एटम पे, या फिर वो किसका एलिमेंट है, 3D का है, 4D का है, या फिर 5D का है, राइट। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर मैं आपको और लिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको और लिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे आप ये याद रखिएगा, ठीक है, जो CFSC है आपकी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन के भी, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके डी इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते जाते हैं ना, CFSC आपकी जो है उतनी क्या होगी, कम होती जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना मैं इन सबको सम अप करता हूँ। देखो, जो CFSC है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी डेल्टा ओ के, राइट। देखो ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपका, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका CFSC बढ़ेगा। ये CFSC जितनी ज़्यादा आपकी बढ़ेगी, आपकी स्टेबलाइजेशन भी क्या होगी, मैक्सिमम रही होगी, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब ये मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन कब हो रही है, CFSC कब बढ़ रही थी हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। और आप इसको फिर ये वाला भी फैक्टर उक्टर सब जोड़ लेना, ठीक है। तो ये है आपका पूरी तरीके से कंबाइंड रिजल्ट, ठीक है। और इसको आगे भी आप बढ़ा सकते हो, ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन की यहाँ पे बात आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो चेक करेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है, ये आंसर नहीं हो सकता आपका। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे जो टाइटेनियम है वो आपका +3 में है, राइट। क्यों, ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। आप निकाल के भी वैसे देख सकते हो, ठीक है। देखो आप निकाल के ही देख लो, ये TiH2O6 प्लस का 3 है, राइट। अब देखो जो H2O है वो आपका क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं रखता है ये। तो x+6 इंटू 0 इक्वल टू क्या आ गया आपका, +3 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, +3 आ गया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो टाइटेनियम है आपका वो किस में रहा होगा, +3 में रहा होगा। क्लियर है। अगर हम कोबाल्ट की यहाँ पे बात करें तो COCN6 3- की थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। वो भी आपका +3 के अंदर ही है, COCN6 3-। तो x माइनस, देखिए ये साइनाइड जो है इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, राइट। तो यहाँ पे आपकी 6 साइनाइड है तो -6 हो गया, इक्वल टू -3। सो दिस विल बी +3, राइट। दिस इज अगेन +3, राइट। तो यहाँ पे भी आपका जो कोबाल्ट है वो भी आपका क्या आ गया, +3 के अंदर आ गया। बात समझ में आ रही है, ओके। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो गई कि फिर अब हम कैसे यहाँ पे पता लगाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना लिगेंड लिगेंड से भी आप देख सकते हो, ठीक है। एक और फैक्टर आप यहाँ पे ऐड कर लेना, CFSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड स्ट्रेंथ, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा आपका लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ रहा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे पेयरिंग उतनी ज़्यादा हो जाती है। पेयरिंग जैसे ही ज़्यादा होगा ना तो ये जो गैप है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल आप ये समझो कि जब भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा ना तो ये जो गैप आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो गैप है आपका वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से तो हम लोग बोलते हैं कि जब भी आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगी आपकी, तो वो हमेशा जो है ना लो स्पिन बनाएंगे, ठीक है। और लो स्पिन क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो ऊपर जा ही नहीं पाते, गैप इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपकी डी ट्रांजिशन दिखाई नहीं पाते। अब उस केस में उनको ज़बरदस्ती क्या करना पड़ेगा, पेयर अप करना पड़ता है, और वहाँ पे वो लो स्पिन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे H2O है आपके पास और साइनाइड है। तो H2O साइनाइड में से अगर आप यहाँ पे चर्चा करोगे ना,
तो साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट। अब साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे जो गैप रहा होगा, जो डेल्टा ओ रहा होगा आपका, वो किसका ज़्यादा रहा होगा? साइनाइड के केस में। बात समझ में आ रही है? जब साइनाइड के केस में अगर डेल्टा ओ ज़्यादा रहा होगा आपका, तो CFSC भी इसी का ज़्यादा रहा होगा। जिसका CFSC ज़्यादा रहेगा उसका क्या आएगा आपका? मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका, वो ऑप्शन जो होगा आपका, वो सी वाला होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे ही आप डील कर सकते हो क्वेश्चन को। अभी इसके और भी बहुत सारे मेथड है, ठीक है। इसके कराने के बहुत सारे मेथड है। CFSC अभी मैं निकलवाना नहीं चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, वहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए, ओके। अब ये भी एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कुछ ये कंपाउंड है, पूछा गया अमॉन्ग द गिवन कॉम्प्लेक्स द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे दिया गया है कि पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आप बताइए, ठीक है। मतलब कुल मिला के बस बात इतनी सी है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सबकी निकालिए, और उसके बाद चूंकि साइनाइड है, ध्यान रखिए एक चीज़, यहाँ पे एक साइनाइड है, ठीक। तो साइनाइड इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट। साइनाइड इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो ये पेयरिंग करता है, ठीक है ना, पेयरिंग भी लकर। बस यही कंसेप्ट आपको दिमाग के अंदर रखना है बस, उसके बाद से तो हम सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 हम चेक करते हैं एक बारी। FeCN6 4 माइनस है, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा सा बेकार लिखा हुआ है। ओके, अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो x माइनस 6 इक्वल टू -4। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? +2 आ गई, ठीक है। क्लियर है? अब अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सबको पता है, आर्गन 3d6 4s2, राइट। 26 होता है इसका। +2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3d6 रहा होगा। अब देखो 3d6 के अंदर भी कंडीशन ये है ना कि यहाँ पे पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। साइनाइड जो है चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पेयरिंग रहा होगा इलेक्ट्रॉन का। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है आपको दिखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? तो डायामैग्नेटिक हो गया ना। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे पेड हो, क्या है? डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। तो हमें तो पैरामैग्नेटिक पूछा गया, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगेन आप ये वही कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो +3 आएगा। आप निकाल के आप देख लो, ये Fe है एंड CN6 यहाँ पे 3 माइनस है, ऐसे करके आप निकाल लेना। +3 आ गया। क्लियर है? अभी +3 आ गया यहाँ पे, तो अगेन आप क्या करोगे? अगेन आप फिर से वही लिखोगे, है ना। 3d6 4s2 है आपका, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना अब की बार। तो ये आपका ये हो गया। Fe+3 की अगर मैं बात करूँ तो दिस विल बी लाइक दैट, राइट। 3d5 हो गया। अब अगर हमें 3d5 की अगर बात करनी है थोड़ी सी, तो 3d5 हम ऐसे लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या रहा होगा? पैरामैग्नेटिक ये रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो अपने आंसर के अंदर काउंट होने वाला है। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट आप चेक करो, ठीक है। इसके अंदर कुछ कंसेप्ट नहीं है, आराम से ये कर सकते हो, बड़ी हल्का फुल्का सा है, ठीक है। अगेन जो है ये आप निकाल लेना, टाइटेनियम इज अगेन इन टाइटेनियम +3, राइट। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं टाइटेनियम की बात करूँ तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है ना, तो 3d2 4s2 रहा होता है इसका। टाइटेनियम +3 की यहाँ पे बात हो रही है, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गैप कर देना आप, तो 3d1 हो गया। तो अब 3d1 में क्या पेयरिंग होगा, राइट। तो ये भी क्या हो गया आपका? पैरामैग्नेटिक हो गया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ऑप्शन डी की चर्चा करें थोड़ी सी हम, तो आप देखो यहाँ पे ये कंपाउंड है हमारे पास NiCN4 2 माइनस, राइट। तो x -4 इक्वल टू -2,
x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका +2 हो गया, ठीक है। अगर मैं निकिल की अगर मैं चर्चा करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज लाइक दैट 3d एट 4s2, राइट। और +2 के अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन गायब कर देना, तो इट विल बी 3d8, ठीक है। अब 3d8 के अंदर जो है अगेन यहाँ पे पेयरिंग आपका संभव है, पेयरिंग आपको यहाँ पे होगा, ठीक है ना। कैसे होगा पेयरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया अगेन, ये आपका क्या आ गया, डायामैग्नेटिक आ गया ना। तो क्या ये वाला आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब एक लास्ट है वो भी चेक कर लेते हैं, COCN6 3-, ठीक है। ये आप देखिए आप COCN6 3-, ठीक है। x -6 इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका +3 आ गया। कोबाल्ट +3 में कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जी, आर्गन 3d7 4s2, राइट। कोबाल्ट +3 की बात करी गई है यहाँ पे, कोबाल्ट +3 की अगर यहाँ पे बात करी गई तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब करो और 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से गायब करो, 3d6 हो गया ना ये कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब अगर ये 3d6 हो गया है यहाँ पे, तो आप समझिए चीज़ों को, यहाँ पे 3d हो गया आपका, ठीक है। 3d6 अगर आपका हो गया है तो ये कैसे रहा होगा, कुछ ऐसे पेयरिंग रहा होगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी डायामैग्नेटिक हो गया ना यहाँ पे। तो हमें तो पैरामैग्नेटिक की बात हो रही थी, तो ये भी आंसर के अंदर जो है आपका काउंट नहीं होगा। तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आपके कितने आ गए, 1 और 2, तो जो आंसर होगा आपका वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो ये आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट के अंदर भी आप कर सकते हो, आपको बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं थोड़ी सी। अगेन जो है यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करी गई है। यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स कम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल बी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसके लिए ज्यादा होगी, मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिएगा। क्या चेक करना है सबसे पहले, ये जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, CFSC के, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। और क्या मैंने बताई थी आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के। अगर यहां से भी अगर आपका सेम आ रहा है डेटा, तो आप फिर ये वाला लगाना, 3D है 4D है और 5D का अगर एलिमेंट है तो सबसे ज्यादा 5D का यहाँ पे स्प्लिटिंग रहा होता है, ठीक है। इन इन आपको 4 पॉइंट्स है ना, आपका क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको ज़्यादा पढ़ने की डिटेल में ज़्यादा नीड ही नहीं है, ठीक है। इनसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको निकालनी हो, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड आप चेक करिए, उसके बाद नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन आप चेक करिए। अगर सारे ही सेम हो रहे हैं ऊपर वाले तो आप इनसे भी आप जा सकते हैं, क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये +3 है, जस्ट अ मिनट, ये +3 रहा है, ये भी +3 है, ये भी +3 है, ये भी +3 है, ठीक है। मतलब अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ ना तो सारे ही +3 के अंदर है इस बार, कमाल वाली बात तो ये है, देख रहे हो आप सारे ही +3 के अंदर है, तो ये तो आप नहीं लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है कि क्या लिगेंड लिगेंड डिफरेंट है क्या, तो बिल्कुल लिगेंड जो है, अच्छा इस इसमें से कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको कि ये +3 कैसा है, क्योंकि जो H2O है आपका, H2O क्या है, H2O is a weak H2O is a neutral ligand, right, weak तो है ही, H2O is a neutral ligand and weak field ligand, right, WFL मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है, weak field ligand, ठीक है। तो अब सब में H2O है, ठीक है, अब यहाँ पे लिगेंड भी तो सेम ही नहीं है ना, तो ये भी आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अब ना देखिए इसको ना आप सबसे लास्ट में देखिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आप इसको सबसे लास्ट में कंसीडर करिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको 1 पे जो है आपको इसको रखना है, ठीक है, 2 पे जो है आपको इसको रखना है,
3 पे जो है आपको इसको रखना है और इसको जो है ना फोर्थ पे आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो जो क्रोमियम है ये Fe है, MO है और ये OS है, ठीक है। तो देखो ये दोनों किसके हैं, 3D के एलिमेंट है, राइट, ओके। अब ये मोलिब्डेनम है और ये आपका क्या है, ऑस्मियम है। तो ऑस्मियम आपको याद है, ऑस्मियम कहाँ होता है, आयरन के नीचे, रुथेनियम, रुथेनियम के नीचे आपका क्या होता है, आपका ऑस्मियम होता है। मतलब ये 3D का है, ये 4D का है और ये किसका हो गया, 5D का हो गया, ठीक है। अब एमओ की अगर हम बात करें तो एमओ किसके अंदर आता है, क्रोमियम वाले के अंदर, राइट। तो ये 3D के अंदर हो गया, ये आपका 4D के अंदर हो गया, ये आपका 5D के अंदर हो गया। मतलब अगर मैं एमओ की बात करूँ ना तो आपका एमओ जो है यहाँ पे 4D के अंदर है, ओस्मियम आपका 5D के अंदर है। तो आप खुद ही बताओ ज़्यादा स्प्लिटिंग किसकी होगी, ज़्यादा अगर मैं स्प्लिटिंग की बात करूँ तो किसकी होगी, 5D की होगी ना। तो 5D में एक ही आपका एलिमेंट है, ओस्मियम वाला, ठीक है, उसको आप टिक कर लेना, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो आपका करेक्ट है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन चारों फैक्टर को आप याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, 13 आप देखिए क्या है 13 में, among FeCl3.3H2O, K3FeCN6 and CuNH36Cl3, the spin only magnetic moment value of inner orbital complex that absorb light at shortest wavelength is, okay, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया लेकिन आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, अच्छा ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसको आप कैसे करना है, देखिए आपके पास 3 कंपाउंड दे रखे हैं सबसे पहली बात, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि जो स्पिन वाली जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, तो आप उसकी बताइए, ठीक है, जिनकी सबसे जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है, मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ बताई है कि जो भी आपका डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ऐसे सपोज करिए कि आपका डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अभी ये मान लीजिए कि ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है कि हमारे पास लिगेंड आता है ना तो इनकी जो एनर्जी है ना थोड़ी सी बढ़ जाती है, सपोज करिए कि यहाँ चली गई है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट हो गया। अच्छा फिर ये फर्दर क्या होता है, 2 लेवल के अंदर ये ब्रेक होता है ऐसे करके, ठीक है। ऊपर होता है आपका ईजी लेवल, ठीक है, और नीचे होता है आपका T2G लेवल, राइट। अब ये ध्यान रखिएगा, ये मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टेट्राहेड्रल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। टेट्राहेड्रल में आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एनर्जी है। अच्छा जो एनर्जी है वो एनर्जी को मैं रिलेट कर सकता हूँ ना hc/λ से। तो एनर्जी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर वेवलेंथ के टर्म में यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के यहाँ से, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि जिसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी ना, ठीक है, आप उसकी जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है उसकी आप निकालो इन तीनों के अंदर से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ, ठीक है, कि आपकी डेल्टा ओ जो है किसके लिए ज़्यादा आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ कि डेल्टा ओ जो है आप किसके लिए आपको ज़्यादा आनी है, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझिए यहाँ पे आप सारे कंपाउंड को जो है आप पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए आराम से। पहला जो कंपाउंड है वो आपका कुछ इस टाइप से FeCl3 H2O थ्राइस, ठीक। ये वाला कंपाउंड में ये लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया आपका K3Fe FeCN6, ठीक है। ये B हो गया आपका, एक और कंपाउंड यहाँ पे दे रखा है CONH36 Cl3, राइट। ये आपका C वाला कंपाउंड हो गया, राइट, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा कि देखो सब में क्या है ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो सब में सेंट्रल एटम क्या है, देख रहे हो आप, सब में क्या है सेंट्रल एटम, सब में सेंट्रल एटम तो सेम नहीं है, लेकिन इन दोनों में सेंट्रल एटम जो है सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि हम लोग ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का पता लगाएंगे कि ज़्यादा किसका है, ठीक है। और
जब ये ज़्यादा आएगा तो उस टाइम पे ये क्या रहा होगा, एनर्जी भी ज़्यादा रही होगी। एनर्जी ज़्यादा होने का क्या मतलब है, उस टाइम पे उसकी वेवलेंथ क्या रही होगी, कम रही होगी। मतलब कुल मिला के हमें ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग कहाँ पे हो रही है, राइट। तो अगेन मैंने आपको वही बताया कि सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम निकालते हैं पहले। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री आएगा, राइट। वाटर इज अ न्यूट्रल, राइट, तो ये प्लस थ्री के अंदर आ गया। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं। इसको ना हम लोग तोड़ते हैं ऐसे, देखो पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑलवेज शो करता है प्लस वन, राइट, तो ये ऐसे टूट जाएगा। तो थ्री के प्लस हो गया ना यहाँ पे, तो टोटल जो चार्ज ये रख रहा है ये प्लस थ्री रख रहा है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे जो आपका चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज आएगा, माइनस थ्री, राइट। अब यहाँ से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक्स लेट कर लो, यहाँ पे माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, प्लस थ्री आ गई। तो बड़ी समस्या आ रही है, ये भी आपकी प्लस थ्री आ गई है ना। अगर आप यहाँ पे कोबाल्ट की अगर आप चर्चा करो थोड़ी सी, तो कोबाल्ट यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो। अगेन ये मैंने आपको सिखाया हुआ था, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, ये आपकी क्या होगी, जैसे ही एक्वस के अंदर जाएगी आपकी ये क्या हो जाएगी, ऐसे ब्रेकआउट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का थ्री आ गया, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो लगभग लगभग सबकी बराबर आ रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट से तो काम नहीं चल पाएगा अपना। तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, आप ऊपर ही है देख लो आप, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सेकंड नंबर पे जो है आपको इसको देखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है ये वन है, ठीक है, सॉरी, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, थोड़ा सा ऑर्डर इधर उधर मैंने लिख दिया, ये फोर है। सबसे लास्ट में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन आप देखना, जब हर एक चीज़ सेम होने लगेगा ना तब आप देखना, ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अब कौन सा है इसके अंदर, ठीक है, और हम उससे जो है यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं Cl की बात करूँ तो Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो ये क्या रहा होगा, मिनिमम रहा होगा इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं साइनाइड की बात करूँ यहाँ पे, तो साइनाइड जो है इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया जो है आपका, अमोनिया जो है आपका ज़्यादा वीक नहीं है, ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और ज़्यादा आपका वीक भी नहीं है, ये मॉडरेट टाइप का है, ठीक है। अगर आप अमोनिया की बात करो तो NH3 इज अ मॉडरेट टाइप लिगेंड, राइट। अभी मैं ना आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी आपको लिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो कि कौन सा ज़्यादा आपका वीक रहा होगा, कौन सा ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहा होगा। और फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपको समझना है कि कहाँ पे पेयरिंग होगा, कहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में आया कि सबसे ज़्यादा जो स्प्लिटिंग एनर्जी जो आ रही होगी वो किसके लिए आ रही होगी, साइनाइड के लिए आ रही होगी। ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ पे जो ये जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा रहा होगा ना, ये मैक्सिमम रहा होगा। मैक्सिमम रहने का क्या मतलब है, एनर्जी आपकी क्या रही होगी, मैक्सिमम रही होगी सबसे ज़्यादा। अगर एनर्जी मैक्सिमम रही होगी तो ये आपकी वेवलेंथ क्या रही होगी, काफ़ी कम रही होगी यहाँ पे। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है इसी की आएगी। तो इसका अभी हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है। चलिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप इसका निकालिए, आप K3 FeCN6 है, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया आपको कैसे तोड़ना है, पोटेशियम प्लस वन में हमेशा टूटेगा, ठीक है, आपको तोड़ देना है। एंड दिस इज लाइक दैट, ये प्लस थ्री रख रहा है ना अपने ऊपर, तो ये न्यूट्रल, ऐसा आप खुद सोचो ये न्यूट्रल क्यों दिख रहा है। यहाँ पे अगर प्लस थ्री रहा होगा तो यहाँ पे माइनस थ्री रहा होगा ना, इसी वजह से तो ये न्यूट्रल दिख रहा है। तो ये चार्ज जो आएगा यहाँ पे माइनस का थ्री आ गया, ठीक है। तो ऊपर मैंने कैलकुलेट भी किया है, प्लस थ्री के अंदर है ये, ठीक है। तो बस ये आपको ऐसे करके, सबसे पहले मैं ग्राउंड स्टेट लिखता हूँ, तो वन टू थ्री फोर फाइव, ये ग्राउंड स्टेट है, थ्री डी, और यहाँ पे फोर एस रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। जस्ट अ सेकेंड, ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आर्गन थ्री डी सिक्स फोर एस टू ना, राइट। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट रहा होगा, ठीक है, क्लियर है, ये ग्राउंड स्टेट है।
एक्साइटेड स्टेट में क्या रहा होगा कि +3 के अंदर हमें दिखाना है, ठीक है, +3 के अंदर दिखाना, और उसके अंदर भी ये क्या है, अगर आप देखोगे उसके अंदर भी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हम करवा सकते हैं ना यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। तो 3d5 हो गया होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, ठीक है। तो 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, तो आपकी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रही है ना यहाँ पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज अराउंड 1.7, राइट, ओके। तो 1.7 को भी फिर से नियरेस्ट वैल्यू में इनको चाहिए आंसर, राइट, तो यहाँ पे आपका 2 बोर मैग्नेट्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, द करेक्ट आंसर इज 2, राइट, क्लियर है ये। तो ऐसे जो है आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। आप सबको वैसे पता होगा ही कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है एक इस टाइप की सीरीज है जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कि लिगेंड की जो है स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। जो लिगेंड है, लिगेंड का मतलब जो डोनर एटम है सेंट्रल एटम से जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ क्या रही होगी, मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है या फिर मॉडरेट टाइप का लिगेंड है, राइट। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप सबसे बेकार अगर देखोगे वीक फील्ड लिगेंड के अंदर, तो वो हेलोजन कंपाउंड आते हैं, ठीक है, वो क्या आते हैं आपके, हेलोजन आते हैं, क्लियर है। तो हेलोजन के अंदर जो है आपका ये सब आता है, ठीक है, ऐसे जो है आपका होता है। मैं आपको लिखाया था लेकिन आप इसको याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा ना। मैं कहीं पे भी जो है इसका यूज नहीं करूंगा, हाँ जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा जो है आपको पढ़ना चाहिए। बाकी आप किसी को भी जो है यहाँ से याद मत करना, ठीक है, ये याद नहीं होता है जल्दी, ठीक है। मतलब आप ट्रिक उरिक लगा के आप याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, ठीक है, और कोई फ़ायदा नहीं है याद करने का। मैं बताता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन करना है यहाँ पे, ठीक है। H2O से ज़्यादा आपका होता है NCS माइनस का, ठीक है, और उसके बाद जो होता है आपका, ठीक है, इनसे ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है, ग्लाइसिन का होता है, ठीक है, ग्लाइसिन का होता है। ग्लाइसिन से ज़्यादा किसका होता है, अमोनिया का होता है, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया का जो है पिराडीन का इक्वल होता है, ठीक है, क्लियर है। अब इनसे ज़्यादा जो होता है वो आपका इन का होता है, इन मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, राइट, इन इज व्हाट, इथाइलिन डाइअमाइन, राइट। इथाइलिन डाइअमाइन क्या है जी, ये है ना इथाइलिन डाइअमाइन, ऐसे करके होता है, ठीक है, ओके, बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, इन होता है। अच्छा, इन के बाद आपका जो होता है वो आपका होता है SO3 2 माइनस, ठीक है, क्लियर है। उससे ज़्यादा आपका होता है आपका बाईफिनाइल का, ठीक है, बाईफिनाइल, राइट, बाईफिनाइल, राइट। इससे ज़्यादा आपका होता है आपका NO2 माइनस का, ठीक है, NO2 माइनस से ज़्यादा होता है आपका CH3 का। इससे भी ज़्यादा होता है आपका फिनाइल का होता है, ठीक है, C6H5 माइनस का। इनसे ज़्यादा होता है आपका PR3 का। PR3 का मतलब ये है कि फास्फोरस के साथ अगर आप अल्काइल ग्रुप ऐड कर दोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इनसे भी ज़्यादा होता है साइनाइड। इनसे भी ज़्यादा होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, कार्बोनिल बोलते हैं जिसको। और इनसे भी ज़्यादा होता है आपका NO, ठीक है। तो ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा जो होता है ये, अब ये बात समझना आप, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमेशा ही पेयरिंग होगी। एक बात आप समझिए, देखो इसको आप हमेशा याद रखो। देखो यहाँ से लेके, मैं एक बार लाइनिंग कर देता हूँ, जो मैंने वन लाइन में लिखा है ना, इसको वन लाइन में इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ये सारे जो है ना ये वीक फील्ड लिगेंड है। कैसे है ये,
ये सारे जो है ना वीक की कैटेगरी में आते हैं, ऊपर वाले, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है ये, ठीक, क्लियर है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद ये इसके नीचे NCS माइनस, ठीक है, NCS माइनस है आपका, उसके बाद ग्लाइसिन है, उसके बाद अमोनिया है, अमोनिया अमोनिया इक्वल टू आपका पिराडीन है, ठीक है, इन दोनों का इक्वल होता है। तो ये सारे जो है ना मॉडरेट के अंदर आते हैं, ठीक है, ये सारे जो है आपके मॉडरेट के अंदर आते हैं यहाँ तक, ठीक है, मॉडरेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं येलो से कर देता हूँ, ठीक है, मैं ग्रीन से ही कर देता हूँ। ये जो भी आपको दिख रहे हैं ना, CH3 माइनस तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, CH3 माइनस नहीं है, ये सारे जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखो जब भी आपको मिलेगा तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा ना, तो ये आपको टर्मिनल वाले मिलेंगे, ये आपको बीच वाले नहीं मिलेंगे। और कभी कभार जो है आपको ये वाला मिल सकता है, मैं आपको बता भी देता हूँ कौन कौन से जो है आपको याद रखने हैं। ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये तो सबको याद है ना, ये हेलोजन है, ठीक है, ये हेलोजन है लगभग, ठीक है। तो ये तो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग जो है आपकी नहीं होगी, किसी भी टाइप से पेयरिंग नहीं होगी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये ऑक्जेलेट वाला है, ठीक है, यहाँ पे भी पेयरिंग नहीं होगी। ये आपका ऑक्साइड है, राइट, तो यहाँ पे भी पेयरिंग नहीं होगा। और देखो ये वाटर है आपका, ये भी क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पेयरिंग कभी भी नहीं होगी। यहाँ पे पेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे भी स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आपका +3 या फिर +4 या फिर उससे ज़्यादा रहा होगा, तो यहाँ पे पेयरिंग हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, मॉडरेट के अंदर। और यहाँ पे तो पेयरिंग होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई मतलब नहीं है, +2 हो +3 हो, ठीक है, हमेशा पेयरिंग होगा, ऑलवेज पेयरिंग। तो वेरी स्ट्रांग में कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा पेयरिंग होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है वो आपका NO है, और उससे कम जो होगा वो आपका CO होगा, साइनाइड होगा, राइट। तो ऐसे करके है आपका पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको आप याद मत करो, ठीक है, क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा आपको कैसे डील करना है, ठीक है। पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है मुझे भी नहीं याद है, और आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे चलिए, देख लेना आप ऐसे करके। ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो आप देखिए। आप क्वेश्चन ये है, द मेटल आयन इन गैसियस स्टेट विथ लोवेस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इज, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो है इस आप मैग्नेटिक मोमेंट आप बताओ। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो हम लोग कितनी बार हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें देखना है कि जहाँ पे मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट उससे क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ये वाले फॉर्मूले से आप निकालना, या फिर आप ट्रिक से निकालना, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आना चाहिए। V2+ है, ठीक है, V2+ की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वेनेडियम की बात करते हैं। अगर मैं वेनेडियम की बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, दिस इज 3D3 4s2, राइट। अब ये वेनेडियम +2 है, वेनेडियम +2 का ये मतलब है कि बाहर का इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, तो दिस विल बी 3D3, राइट। तो यहाँ पे जो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1 2 3 ना, राइट, 3 हो गया। इन द सेम में आप निकल की बात करो, निकल की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका आर्गन 3D8 4s2, राइट। ये अगेन जो है आपका Ni+2 के अंदर है, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देना, ये 3D8 हो जाएगा। अब यहाँ पे पेयरिंग वेयरिंग मत कराने लगना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप की लिगेंड की जो है यहाँ पे चर्चा नहीं करी गई है, ठीक है। तो आपको जैसे करना है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में वैसे आपको फिल करना है, 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे 3 थे, राइट, क्लियर है। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ क्रोमियम का, ठीक है। तो क्रोमियम का आप सब जानते हो 3D5 4s1 होता है, एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। +2 की बात करी जाए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गैप करना आप, ठीक है।
तो ये आपका हो गया आर्गन 3d4 राइट, और ये 4s0 रहा होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे अनपेड वो 4 आ गए, क्लियर, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। Fe+2 की बात करें तो पहले Fe की देख लेते हैं, तो आर्गन 3d6 4s2 +2 की हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका +2 3d6 में अगर हम बात करें तो ऐसे फील होगा ना, ये 1 2 3 4 5 6, तो देखो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लोवेस्ट स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी गई है, तो लोवेस्ट आपका कौन सा आ रहा है, ये वाला केस है ना, 2 वाला केस है, ठीक है ना, यही तो लोवेस्ट है ना। यहाँ पे कितनी आ रही है अनपेड इलेक्ट्रॉन आपकी, 2 आ रही है ना यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो सबसे कम तो इसी के केस में आएगी। ये केस कौन सा है आपका, निकेल वाला है ना, तो निकेल को जो है आप यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है। यही आपका जो है करेक्ट आंसर रहा होगा।